हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और पूरी लगन के साथ अपने माता पिता के पैसों को बर्बाद ना कर करके उनके पैसों को एकदम लाभ पहुंचाएंगे अपने भविष्य में आगे आगे जा कर के। मतलब कि कहने का मतलब मेरा यह है कि अपने माता पिता के पैसों को कभी भी फालतू चीज़ों में मत उड़ाइए। माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने के लिए उसमें आपको लगाइए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का। सबसे जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं कि हिंदी भाषा के बारे में, ठीक है, कि भाषा क्या है और किसे कहते हैं और भाषा है क्या। सबसे पहली बात क्या है कि भाषा है क्या, ठीक है। तो देखिए, मनुष्य के क्या है, सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए मनुष्य को अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना पड़ता है तथा दूसरों के द्वारा व्यक्त विचारों और भावों को समझना पड़ता है। भाई हम लोग समाज में क्या है, मानव जाति लोग हैं, मनुष्य लोग हैं। तो हमारा बात आप समझिएगा और आपका बात हमको समझना पड़ता है कि नहीं। अब देखिए, हमारे पास इन्हें व्यक्त करने के लिए अनेक साधन हैं। अब हम अपना बात आपको किस तरह से हम अपने मन की बातों को आपको कह सकते हैं, या आपसे कोई चीज़ मांगना तो कैसे कह सकते हैं, इसका क्या है, बहुत अनेक साधन है। देखिए, हम शारीरिक मुद्रा या वस्तु संकेत के माध्यम से या फिर मौखिक अथवा लिखित रूप में इन्हें व्यक्त करते हैं। क्या है, कोई भी चीज़ हमको लेना है या कोई चीज़ बात करना है तो या तो मौखिक या लिखित से या फिर संकेत के रूप में हम एक दूसरे को बताते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक कप चाय की आवश्यकता है। क्या है, आपको एक कप चाय की आवश्यकता है और इस बात, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि आपको एक कप चाय की आवश्यकता है, तो आप इस भाव, विचार या इच्छा को 3 रूप में व्यक्त कर सकते हैं और किया जा सकता है। अब देखिए, इसको हम कैसे 3 रूपों में व्यक्त करते हैं एक कप चाय के लिए, ठीक है। देखिए, अब देखिए कि हम एक कप चाय के लिए कैसे व्यक्त करके हैं कि एक कप चाय की केतली की ओर उंगली के संकेत देकर हम चाय एक कप मांग सकते हैं। क्या है, अगर हम चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं तो हम जाते हैं तो क्या इशारा में बताते हैं कि एक कप चाय मतलब दीजिए। हमारा अभी फेस नहीं दिखा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं किस तरह उंगली दिखाकर इशारों से संकेत के द्वारा हम चाय मांगते हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरा क्या है, मौखिक ध्वनि द्वारा हम बोलते कि कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। हम चाय की दुकान पर जाते और बोलते उनको कि कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए, या फिर कागज़ पर लिख कर, कागज़ पर भी लिख देते कि क्या लिखते हम कि कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। कागज़ पर लिख देते उनको, वो मुझे एक कप चाय लाकर दे देते, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि चाय मांगने के लिए प्रथम विधि जो आपने अपनाई उसे क्या है, भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। प्रथम विधि क्या अपनाया है हमने, संकेत वाला। इसको भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और भाषा के कै गो भेजा तो दुइये गो है, कौन कौन है, तो मौखिक और लिखित। इसीलिए संकेत वाला को क्या किया गया है, इसको भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। देखिए, लेकिन यहाँ बात यह है कि हाँ, कोमा दूसरों या तीसरा ढंग से जो आपने आपने दूसरा तीसरा ढंग आपने जो अपनाया है अभी, कि वही क्या है, भाषा का मौखिक अथवा लिखित भाषा है, ठीक है। दूसरे शब्दों में भावों या विचारों के लिए, देखिए, दूसरे शब्दों में क्या है, दूसरे शब्दों में भावों या विचारों के लिए प्रयुक्त अर्थपूर्ण ध्वनि मौखिक या संकेत लिखित या लिखित की व्यवस्था ही भाषा है। क्या है, दूसरे शब्दों में कहें तो भावों या विचारों के प्रयुक्त अर्थपूर्ण ध्वनि मौखिक या फिर ध्वनि संकेत या लिखित ही क्या है, भाषा है, ठीक है। अब देखिए, हम कुछ यहाँ विस्तार से समझेंगे कि मौखिक एवं लिखित भाषा क्या है, ठीक है। पहले तो हम एक कप चाय के लिए उदाहरण देकर समझाए हैं कि मौखिक और लिखित और संकेतिक क्या है। अब यहाँ मौखिक और लिखित भाषा के बारे में देखिए कि भाषा की अभिव्यक्ति की मुख्यतः 2 रूप हैं। क्या है, अभी बताएं पीछे हम कि भाषा के क्या अभिव्यक्ति, दुइये को कौन कौन, मौखिक और लिखित, ठीक है। और मुख द्वारा उच्चारित भाषा यदि अर्थपूर्ण हो तो वह मौखिक भाषा कहलाती है।
क्या है, मुख द्वारा हम जो भी कुछ बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, यदि वह अर्थपूर्ण हो जाती है तो क्या कहलाती है, मौखिक भाषा कहलाती है। और भाषा का यह रूप मानव को सहज ही सामाजिक वातावरण से प्राप्त होता है। और ये चीज़ जो है कहाँ से प्राप्त होता है, अपने सामाजिक वातावरण से प्राप्त होता है, ठीक है। और पढ़े लिखे या अनपढ़ इस मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। बात देखिए यहाँ पे बड़ी सोचने देखने वाली बात है, दिमाग लगाइए कि जो भाषा क्या है वो अपने सामाजिक वातावरण से सीखने को मिलता है। और इसका उपयोग कौन करता है, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों आदमी क्या करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, हाँ सही है कि पढ़े लिखे लोग अपेक्षाकृत शुद्ध भाषा की का प्रयोग करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे क्या करेंगे, शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। और अनपढ़ क्या करते हैं, अशुद्ध का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात मान लीजिए कि भाषा का प्रयोग सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, अनपढ़ नहीं। अब दूसरी बात क्या है कि मौखिक का तो भाई अनपढ़ और पढ़ल लिखल दोनों प्रयोग कर लेता है मौखिक भाषा का, लेकिन लिखित जो भाषा है उसका प्रयोग कौन करता है, सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, अनपढ़ इसका उपयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए मौखिक भाषा के द्वारा अपने विचारों और भावों के स्मरण को अधिक दिनों तक नहीं रख सकते हैं। क्या है, मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को स्मरण को क्या है, अधिक दिनों तक नहीं रख सकते हैं। उन विचारों और भावों को लिखित सांकेतिक लिपि के माध्यम से कागज़ पर व्यक्त करते हैं। यह लिखित भाषा है और लिखित भाषा सीखने की अपेक्षाकृत अधिक श्रम एवं समय की आवश्यकता होती है। और स्पष्ट है कि मुख द्वारा उच्चारित अर्थपूर्ण ध्वनि मौखिक भाषा है और किसी प्रतीक चिन्ह द्वारा उन ध्वनियों को सांकेतिक रूप देना लिखित भाषा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना क्या बोल रहा है, ये देखिएगा कि मौखिक भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को और स्मरण जो करते हैं, भावों को जो बताते हैं किसी को, उसको हम अधिक दिन तक क्या रख सकते हैं, याद तो नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, उन विचारों और भावों को लिखित रूप में लिखित संकेत में लिपि के माध्यम से क्या करते हैं, कागज़ पर व्यक्त कर देते हैं। और यही क्या कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। और लिखित भाषा सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको अधिक श्रम करना पड़ता है, उसमें अत्यधिक समय भी लगता है, ठीक है। और देखिए आगे, अब देखिए अब हम जानते हैं कि हिंदी भाषा का परिवार, भाई हमारा भी एक परिवार है। हमारे परिवार में दादा नानी, चाचा चाची, माँ मम्मी, भैया भाभी, माता पिता, भाई बहन, ये सब तो है। उसी पर क्या है, भाषा का भी एगो अपन परिवार होता है भाई, है कि नहीं। देखिए आगे कैसा क्या परिवार है जानते हैं। देखिए जिस प्रकार मनुष्य का अपना वंश और परिवार होता है, ठीक उसी प्रकार क्या है, भाषा का भी एगो अपन परिवार होता है। किसी एक भाषा परिवार की समस्त भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है, ऐसा माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा परिवार का मतलब वृद्धि कैसे हुआ, मतलब हमारा परिवार में इतने लोग कैसे आए, तो किसी कोई मतलब बाबा परिवार लोग रहेंगे तब ना जाके हम लोग यहाँ तक मतलब हमारा जो परिवार है उसका वृद्धि हुआ है। उसी पर क्या है कि भाषा का जो समस्त परिवार का जो जन्म है वह किसी मूल भाषा से माना गया है। और जब एक जगह से निवासी दूर दराज में जाकर बसते चले गए, तब वहाँ की भाषा और इनकी भाषा के मेल से एक तीसरी भाषा विकसित होती चली गई, ठीक है। और ऐसी भाषाएं जो कहीं ही वंश मूल भाषा से निकलकर विकसित हुई और सम्मिलित रूप से भाषा परिवार कहलाई, ठीक है। और फिर कालांतर में उनके भी कालांतर में उनके भी क्या हुए, उप परिवार बनते चले गए, ठीक है। अब देखिए आगे, हिंदी तथा उत्तर भारत की अधिकतर भाषाएं क्या है, सिंधी है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि बोल देगा क्वेश्चन में कि हिंदी तथा उत्तर भारत की अधिकतर भाषाएं क्या है, तो हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बांग्ला, मराठी, नेपाली और विदेशी भाषा आदि आर्य परिवार की भाषाएं मानी जाती है। क्या है, हिंदी तथा उत्तर भारत की अधिकतर भाषाएं क्या है, ये सब है, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बांग्ला, मराठी, नेपाली, विदेशी भाषा आदि क्या है,
आर्य परिवार की आर्य भाषा मानी जाती है, जिनका मूल स्रोत क्या है, संस्कृत है। अब समझ में आया। जैसे हम लोग का परिवार जो है, हम लोग परिवार में इतना लोग कैसे आए, तो पहले बाबा परिवार में रहे होंगे, उससे ही पहले कोई और रहे होंगे, है कि नहीं। तो इसी प्रकार क्या है, जो हिंदी भाषा जो आया है उसका जो वो कहाँ से आया है, तो उसका मूल भाषा कौन सा है, मान लीजिए कि हिंदी का माता पिता कौन है, तो है संस्कृत। ठीक है। और यह आश्चर्य की बात है कि संस्कृत जिस मूल भाषा से निकली है उससे ग्रीक, ईरानी आदि भाषाएं से विकसित हुई है, और आज इन्हीं की अनेक वंशज भाषाएं अंग्रेजी, जर्मनी आदि हैं। अब समझ में आया। अब जो संस्कृत भी है कहाँ से आया है, वो संस्कृत जो है उसी ग्रीक या ईरानी आदि भाषाएं भी उसी तरह क्या है, जिस भाषा से निकली है उसी से क्या हुआ है, ग्रीक और ईरानी जो भाषा उस वहीं से निकला जहाँ से संस्कृत निकला है। ठीक। और आज इन्हीं की अनेक वंशज हो गए हैं। और वंशज कौन कौन सा देखिए, अंग्रेजी हो गया है, जर्मनी है, जैसे जर्मन भाषा है आदि, क्या है, सबका वंशज हो गया है। ठीक। और अतः इस समस्त भाषा परिवार को भारत यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। समझे। ये जो समस्त भाषा का जो परिवार है उसे क्या कहते हैं, भारत यूरोपीय परिवार भाषा परिवार कहा जाता है। ठीक है। और भारत यूरोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं भारत में बोली जाती है वो भारतीय आर्य भाषाएं कहलाते हैं। ठीक है। और भारतीय यूरोपीय की जो भाषा परिवार की जो भी भाषा है जो भारत में बोली जाती है उससे क्या कहते हैं, भारतीय आर्य भाषाएं कहलाती है। ठीक है। क्या था कि जो यूरोपीय भाषा है उसका परिवार में से जो भाषा भारत में बोली जाती है वो भारतीय आर्य भाषा कहलाती है। और इसमें क्रमशः वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत तथा अपभ्रंश हैं। और इन्हीं से सैकड़ों वर्ष में हिंदी भाषा का विकास हुआ है। देखिए, और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, तो पहले वैदिक संस्कृत था, लौकिक संस्कृत था, पाली प्राकृत आया तथा अपभ्रंश आया। उसके बाद कहीं चलते चलते जो वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक क्या हुआ, उसके बाद आया हिंदी भाषा। ठीक है। अब देखिए, दक्षिण भारत में एक दूसरा भाषा परिवार है। अब हमारा जो देश है भारत, उस भारत में क्या है, दक्षिण भारत का जो दक्षिण हिस्सा है वहाँ क्या है, एक दूसरा भाषा परिवार है। वहाँ क्या है, देखिए, द्रविड़ भाषा परिवार, और इसकी भाषाएं भी देखिए कौन कौन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है। और संपूर्ण विश्व में इन भारत यूरोपीय, भारोपीय जिसको कहते हैं, तो भारत यूरोपीय का मतलब भारोपीय भी कह सकते हैं। और द्रविड़ भाषा का परिवार के अतिरिक्त अनेक भाषा परिवार है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो क्या तमिल, तेलुगु, संस्कृत यही है भाषा। ठीक है। संपूर्ण विश्व में जो भारत यूरोपीय और द्रविड़ भाषा का के अतिरिक्त अनेक और भाषा का भी परिवार है। ठीक है, संपूर्ण विश्व में। अब देखिए, जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं कि हिंदी तो है ये है, लेकिन विश्व में अन्य आर्य भाषाएं भी है, उसका भी कुछ ना कुछ परिवार है। तो देखिए, इसको हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। ठीक है। देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। और लगभग 500 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ था। यह कब हुआ था, 500 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ था। और इस समय इसके कई रूप प्रचलित थे। इस जो समय था 500 से 1000 का जो काल समय था उसमें क्या था, इसके कई रूप प्रचलित था। जैसे देखिए कौन कौन था, सौरसेनी, महाराष्ट्री, मगधी आदि। ठीक, ऐसा कई गो जो था रूप था वो प्रचलित था। देखिए, इन्हीं भाषाओं से अन्य भाषा निकली। अब ये जो भाषा सब था पहले, वही में से क्या हुआ, अन्य भाषा निकल गया। अब अपभ्रंश जनसाधारण की भाषा पाली एवं प्राकृत से विकसित हुई है। और पाली प्राकृत वैदिक संस्कृत से। देखिए क्या हुआ कि अपभ्रंश पाली एवं प्राकृत से विकसित हुई है, और पाली प्राकृत कहाँ से हुआ है विकसित, वैदिक संस्कृत से हुआ है। ठीक है। अब देखिए, आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रमुख है। क्या है, आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भारतीय भाषाओं में क्या है, प्रमुख है। कौन कौन है, देखिए, हिंदी,
गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। ठीक है। और संस्कृत से विकसित होने के कारण इन भाषाओं पर संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और साथ ही साथ द्रविड़ भाषा परिवार का भी इन भाषाओं पर प्रभाव पड़ा और द्रविड़ भाषा परिवार पर संस्कृत का। अब देखिए समाज में जैसे परिवार बढ़ता है किसी के घर में तो देखते जलना होता है कि वो आगे बढ़ रहा है तो उस पर उसके परिवार पर जैसे कि मान लीजिए कि किसी के घर में क्या है जो एक परिवार रहता था पहले, कौन मान लेते हैं कि वो परिवार था कौन, द्रविड़ भाषा, या पहले मान लेते हैं कि पहले परिवार कौन था, संस्कृत भाषा का एक परिवार था। अब ओकरा में क्या हुआ कि वो बहुत गरीब परिवार था। ठीक है। अब वो क्या हुआ कि मान लीजिए कि संस्कृत का परिवार बहुत धनिक था। ठीक है। उसका जो बाल बच्चा हुआ मान लीजिए उस परिवार में आया तो मान लीजिए कि द्रविड़ आया, द्रविड़ आया और ये क्या हुआ द्रविड़ भाषा आया, ये सब आया, मान लीजिए कि आया तो सब क्या किया उसको बंटवारा करवा दिया। पहले तो एक ही घरवा में सब रहता था, अब इसको क्या सब बंटवारा करवा दिया था, सब अपना अपना घर इन्होंने बना लिया। तो इससे क्या हुआ जो संस्कृत का इतना बड़ा परिवार था और जब बिखर गया सब तक सब कथी होते तो क्या हुआ ये सब आने के कारण क्या हुआ संस्कृत और ये मतलब संस्कृत वाला के परिवार जो बड़का था उस पर बहुत बड़का प्रभाव पड़ा। ठीक है। समझ ही गए होंगे आप लोग। अब हम थोड़ा सा आगे जानते हैं कि क्या हिंदी का आधुनिक रूप, हिंदी भाषा का क्या आधुनिक रूप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। देखिए आज जिस रूप में हिंदी भाषा बोली या लिखी जाती है वह खड़ी बोली का ही सुधरा रूप है। पहले इसका मतलब क्या है कि खड़ा बोली बोला जाता था, एकदम तीर के जैसन भोंका जाए ऐसा बोली बोला जाता है। ठीक है। और जो आज हम लोग हिंदी बोलते हैं वो कैसन है, खड़ी बोली के सुधरल एगो रूप है। ठीक है। और खड़ी बोली क्या है, प्राचीन स्वरूप लगभग 10वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। अब कोई कहेगा कि खड़ी बोली का प्रारंभ कब से हुआ है तो 10वीं शताब्दी से। ठीक है। और 13वीं और 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के द्वारा पहली बार हिंदी में कविता रची गई। अब कहेगा कि पहली बार हिंदी में कविता कब रची गई तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के द्वारा हिंदी में पहली बार कविता रची गई जिसका नाम था पहेलिया मुकड़िया। अब जो कविता रचले था उसका नाम पूछ देगा तो कथी कहिएगा पहेलिया मुकड़िया। और यह एक कविता संग्रह है। अब इसकी 2 पंक्तियां है नीचे लिखे हुआ है, देखिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। अब देखिए अमीर खुसरो जो है जो कविता लिखले है ओकर जो 2 लाइन है यहाँ पे देले है, बताते हैं। देखिए क्या लिखले है कि एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उसके सर से न गिरे। यह उस कविता की 2 पंक्ति है जो इसमें लिखल है। ठीक है। अब आगे देखिए कि मध्यकाल तक खड़ी बोली जनसाधारण की बोली हो चली थी और उत्तर भारत में खूब प्रचलित थी। जो मध्यकाल था उस समय तक खड़ी बोली जी थी ये एकदम प्रचलित हो गई थी, कहाँ, उत्तर भारत में। और फिर भी उस समय तक खड़ी बोली का साहित्य विकास नहीं हो सका था। अब प्रचलित तो था लेकिन उसका साहित्यिक विकास नहीं हो सका क्योंकि ब्रजभाषा, अवधी और मैथिली ही काव्य की भाषाएं थी। अब इसका विकास न होने का कारण ये है कि वह जो था वो ब्रज हो सका था क्योंकि ब्रजभाषा, अवधी और मैथिली जो था वो काव्य के भाषा था। ये ब्रज जो था खड़ी बोली जो था वो नहीं था। और इसी क्रम में सूरदास ने ब्रजभाषा को, तुलसी ने अवधी को और विद्यापति ने मैथिली को साहित्यिक दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। ठीक है। और 19वीं से 20वीं शताब्दी में ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, अंग्रेजी गद्य साहित्य का भारत में प्रसार, प्रचार प्रसार, सामाजिक और राजनीतिक चेतना का उदय तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और राहुल
संक्रियान संकृत्यान आदि के गद्य साहित्यों के कारण एवं जन संपर्कों की भाषा होने के कारण उत्तर भारत में हिंदी का झंडा लहराया। ठीक है, उत्तर भारत में हिंदी का झंडा कैसे लहराया ये देखिए आप लोग सुने। अब देखिए फिर आगे तिलक और गांधी, नेहरू और दयानंद सरस्वती आदि महापुरुषों के जन अभियान ने इस भाषा की प्रगति को और तीव्र कर दिया। तीव्र मतलब तेज कर दिया। ठीक, और फलतः यह लगभग संपूर्ण भारतवर्ष की जनसंपर्क भाषा हो गई और इसके विकास में चलचित्र का भी अच्छा योगदान रहा। देखिए अब हिंदी भाषा का जो विकास है वो कैसे हुआ। अब जहाँ जहाँ गांधी जी लोग तिलक जी और नेहरू जी, दयानंद सरस्वती जी जाते थे, भाषण देते थे, वो हिंदी भाषा में देते थे। ठीक, और इसीलिए क्या हुआ, हिंदी भाषा का हुआ विकास हो गया। और एक और कारण ये है कि चलचित्र मतलब होता है फिल्म मूवी जो हम लोग देखते हैं, उसमें भी क्या होता है, हिंदी बोला जाता है। तो क्या उसके कारण भी क्या हुआ, इसका विकास हो गया, किसका, हिंदी का, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष भर में। ठीक है, अब देखिए हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ ये तो जान लिए। अब ओकर क्षेत्र कौन कौन से है वो देखिए कि हिंदी का क्षेत्र और ओकर बोलियाँ कौन कौन सा है देखते हैं। देखिए तो हिंदी का क्षेत्र अब क्या है, बहुत व्यापक हो गया है, मतलब बहुत बड़का हो गया है। और यह क्या है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल आदि भारतीय सीमा तक ही सीमित नहीं है। हिंदी जो भाषा है ये अपना भारत के जो कुछ राज्य के नाम दिले हैं उनमें तक ही सीमित ना है। क्या है, वरण, वर्मा, लंका, मॉरिस, सूरीनाम, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका तथा थोड़ा बहुत फैला हुआ है। यह क्या है, क्या एगो विदेश के जो नाम दिले हैं, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका, श्रीलंका, वर्मा, ये सब तक का है, थोड़ा बहुत फैला हुआ है। कथी, हिंदी हमार भाषा। ठीक, तो देखिए हिंदी क्या है, खड़ी बोली से विकसित है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसकी बोली में थोड़ी बहुत भिन्नता है। क्या, बहुत भिन्नता है, बहुत लिखा हुआ, बहुत भिन्नता है, थोड़ी बहुत भिन्नता भी है। खड़ी बोली का मतलब एकदम तीर लेखा लगने वाला बात, लेकिन क्या है, कहीं कहीं अलग अलग क्षेत्र में क्या है, बहुत अलग अलग भिन्नता मिलता है। ऐसा ना है कि सब जगह खड़िए बोली बोला जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ समझने वाला बात का है, यहाँ समझने वाला बात ये है कि बोली और भाषा में अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। वो देखिए कहला कि घरेलू या क्षेत्रीय भाषा को बोली कहा जाता है और साहित्यिक भाषा को भाषा कहा जाता है। देखिए जो हम लोग घर में बतियाते हैं, बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। तो कथी बोल रहे अरे बबू ये ना कह देता है, तो बोली कहलाता है। लेकिन वही चीज़वा के अगर हम साहित्य में लिखते हैं तो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे मुझे भी चाय दीजिए, यह एक क्या है, साहित्यिक हिंदी भाषा है। और हमरों के चाय दहो, ये क्या है, यह एक क्षेत्रीय भाषा है कि नहीं। अब घर में कहते हैं कि ना, अब जो बाहर रहता है, मम्मी मुझे भी एक कप चाय दो, ये क्या है, यह एक साहित्यिक भाषा हो गया। अब कहेगा गे माई हमरो एक कप चाय दिए, ये क्या हो गया, ये क्षेत्रीय भाषा हो गया। ठीक, अब देखिए हिंदी के जो बोली है ओकरा अध्ययन के माध्यम से 5 गो भागों में बांटल गेल है। कौन कौन है देखिए, पहला है पूर्वी, उसके बाद है पश्चिमी, उसके बाद राजस्थानी, उसके बाद चौथा है बिहारी और 5वां में है पहाड़ी हिंदी। जो हिंदी की बोली है ओकरा अध्ययन के दृष्टि से 5 गो भागों में बांटल गेल है। ठीक है, अब देखिए अब हम जानते हैं कि पूर्वी हिंदी क्या है। अब तो जान लिए कि कौन कौन में बांटल गेल है। तो पहला है पूर्वी, तो पूर्वी हिंदी क्या है तो उसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें प्रमुख बोलियाँ है, इसमें क्या है, प्रमुख क्या है, वो में बोलियाँ है, बोली। देखिए प्रमुख बोलियाँ कौन कौन से है, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। और अवधी भाषा में तुलसीकृत रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या है, पूर्वी हिंदी जो है उसमें अवधी भाषा में तुलसीदास जो रामचरितमानस लिखले है ओइसन ओइसन प्रसिद्ध क्या है, बहुत महाकाव्य है। कहवा, तो पूर्वी हिंदी में। ठीक, और वो अवधी भाषा में। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि रामचरितमानस के लेखक का नाम बताइए, तो कहिएगा कि तुलसीदास।
ठीक। अब दूसरा भाषा कौन सी है? पश्चिमी। अब दूसरा कौन है? पश्चिमी। ठीक, पश्चिमी हिंदी। देखिए पश्चिमी हिंदी क्या है, देखिए इसमें जो प्रमुख क्या है, इसमें इसमें प्रमुख बोलियाँ है, सब में बोलिए है। देखिए इसमें कौन कौन बोली है, ये में है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक। और ब्रज भाषा में सूरदास और नंददास की कृपा भक्ति से सराबोर उत्कृष्ट काव्य की रचना हुई। अब क्या हुआ, जो खड़ी बोली है वो क्या है, ब्रज भाषा में सूरदास और नंददास की जो कृष्ण भक्ति है, जो सूरदास है और नंददास क्या है, कृष्ण के बहुत बड़का भक्त थे। ठीक। और एक ये दोनों जनों के ना मतलब सरोवर से क्या हुआ, ये भाषा के क्या ब्रज भाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी का हुआ उत्कृष्ट काव्य के एगो रचना कैले है ये भाषा सब में। ठीक। अब देखिए कि खड़ी बोली कहाँ बोला जाता है, तो खड़ी बोली विशेषकर खड़ी बोली जो है विशेषकर दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और सहारनपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन बोली? खड़ी बोली। ठीक। और उसके बाद है राजस्थानी। ठीक। राजस्थानी क्या, राजस्थानी हिंदी देखिए क्या है, राजस्थान प्रदेश में प्रयुक्त बोलियों के समूह को राजस्थानी हिंदी कहते हैं। ठीक। और इसमें प्रमुख क्या है, देखिए कौन कौन है, इसमें है मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती आदि और ऐसा भाषा जो है में क्या है, प्रयुक्त है। ठीक है। अब देखिए अब अगला आता है बिहारी हिंदी, जो हमनी के है वो में देखिए कि कौन कौन कथी कथी है उनमें। ठीक। तो देखिए बिहार तथा झारखंड प्रदेश में प्रयुक्त बोलियों के समूह को बिहारी हिंदी कहते हैं। देखिए बिहार में तथा ये बगले पड़ोसी राज्य कहती है हमनी के, तो झारखंड ओ में जो बोली है बोलल जाता है ओकरा के हम इसे कहते हैं का बिहारी हिंदी कहते हैं। इसमें प्रमुख कौन कौन है, देखिए ए में है। अब कहेगा कि बिहार में कौन कौन भाषा बोला जाता है, तो देखिए यहाँ का जो भाषा का है मगही है, भोजपुरी है और मैथिली है। ठीक। और मैथिली के आदि कवि विद्यापति की प्रसिद्ध पदावली मैथिली में ही है। और अंगिका और बज्जिका बोलियाँ इसी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब कहेगा कि मैथिली के आदि कवि कौन है, तो कहिएगा विद्यापति। ऐसे एगो प्रश्न बनता है कि ना। अब आता है आखिरी और लास्ट, वो का है, वो है पहाड़ी हिंदी का है। ठीक। देखिए तो हिमाचल की बोली मडियाली, गढ़वाली की बोली गढ़वाली और कुमाऊँ की बोली कुमाऊनी, ये सब का है पहाड़ी हिंदी कहलाती है। हिमाचल प्रदेश का है वो पहाड़ी इलाका है, तब पहाड़ी इलाका है तो वहाँ देखिए हिमाचल की बोली जो है मडियाली, और वहाँ के वो गढ़वाल एगो जिला के नाम होगा, तो ओकर जो बोली है क्या है गढ़वाली है। और कुमाऊँ एगो जगह के नाम है, मतलब जिला जगह के नाम है, तो वहाँ के बोली क्या है कुमाऊनी है। ये सब कथी कहल जाता है, पहाड़ी हिंदी कहल जाता है। ठीक। अब देखिए ई वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक। अगला वीडियो